अब हेडिंग डालो प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक, आप सोच रहे होंगे कि वो तो बात अभी तक आई नहीं है जिसके लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए इतने लालायित होते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होता है। तो वो भी अब पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि कैसे दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव कैसे होता है, तीसरे के आधार पर कैसे होता है। हेडिंग डालो प्रस्तावक और अनुमोदक। अब साथ साथ लिखवाते भी चल रहे हैं, जो समझने की चीजें उनको समझेंगे। देखो पहले तो इसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 71(3) है, आगे 71 को भी हम पढ़ेंगे पूरे को। अनुच्छेद 71(3), अनुच्छेद 71(3) ये कहता है कि संसद इस तरह के कोई नियम बना सकती है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो संसद ने 71(3) के तहत जो शक्ति मिलती है उसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया था। जो 1952 में अधिनियम बनाया था वो किसके तहत बनाया गया? वो 71(3) ही संसद को ये शक्ति देता है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अधिनियम बनाए। तो 1952 में जो अधिनियम बना था संसद को वो शक्ति 71(3) से मिली थी, बना दिया, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो उसका निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्यों में से कम 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होने चाहिए। 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक, यानी यह कहना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार बनना चाहता है तो 2 प्रस्तावक, 2 व्यक्ति ऐसे हों। व्यक्ति कौन होगा? जो मतदाता है। मतदाता आप नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर मतदाता MP MLA है। तो जो मतदाता है, निर्वाचक है, वो ये कहे कि हम इस कैंडिडेट को चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम ये प्रस्ताव रखते हैं, ये कह दो आप तो। और 2 ये कहते हैं हां हम इनका समर्थन करते हैं। तो ये अनुमोदन करने वाले हो गए, ये प्रस्ताव लाने वाले हो गए कि हम इस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, ये उम्मीदवार बने, और फिर 2 उसका समर्थन कर दे, अनुमोदन कर दे। ये कर दिया गया। लेकिन फिर देखा गया कि इस तरह से तो जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार भी शामिल होने लगे जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए गंभीर नहीं है। भाई आपको केवल 4 लोगों से संपर्क साधना है। जो उम्मीदवार बनेगा तो आप 4 विधायक या 4 सांसद के आपको साइन चाहिए, बस 4 लोगों के साइन हो गए, आप उम्मीदवार बन गए राष्ट्रपति का। तो जो फालतू के लोग जिनको वास्तव में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना, केवल दिखावा करना था, वो भी चुनाव लड़ने लग गए। और परिणाम क्या हुआ? 1967 का चुनाव देख लो आप, 1967, 1965, 17 उम्मीदवार खड़े थे। सॉरी 65 नहीं है, 69। यहां 15 उम्मीदवार खड़े थे। 1967 में 17 उम्मीदवार, 1969 में 15 उम्मीदवार खड़े, बताओ राष्ट्रपति के लिए। और ये तो चलो कोई बात नहीं, 15 तो हो गए, 17 हो गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 17 में से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 0/0 मत मिला, 0। इस 15 में से 5 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको 0 मत मिले। अब जिसको एक भी वोट नहीं मिल रहा है, एक सिंगल वोट नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति भी उम्मीदवार बन रहा है। तो फिर इसको खत्म करना था। ये जो इतनी ज्यादा संख्या में खड़े हो रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए फिर बदलाव किया। और देखो, एक थे अपने चौधरी साहब थे, हरिराम चौधरी, हरिराम, लगातार 5 बार उन्होंने शुरुआत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, लगातार 5 बार, 1952 से और 69 तक। तो इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1974 में संशोधन किया, यानी नियम बनाए। फिर जो 1952 का अधिनियम बनाया था उसके तहत ही फिर नियम बनाए गए। नियम में यह कहा गया कि 5 प्रस्तावक हो जाएं और 5 अनुमोदक हो जाएं। लेकिन बात यह है कि इससे भी बात नहीं बनी। फिर भी जो कम गंभीर व्यक्ति था वो चुनाव लड़ता रहा। और 1997 में हमने देखा कि इसको बदल के 50-50 कर दिया। 1997 में इस नियम को बदल के क्या कर दिया? 50 अनुमोदक और 50 समर्थक, ये सॉरी प्रस्तावक 50 और 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 कर दिया। अब करो, कैसे करोगे भाई? आपको 50 लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, यानी ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार होगा जो कम से कम 100 सांसद या MLA को जानता है, जो उसके कहने से साइन कर दे।
तो ये कंपलसरी कर दिया और इसके बाद फिर ये रोक लगी, नहीं तो। और देख लो 1997 के बाद आप इतिहास उठा के देख लो, 2 ही कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। 1997 का, 2002 में देख लो, 2007, 2012, 17, 22, केवल 2 कैंडिडेट होते हैं। उससे पहले कैंडिडेट्स ज्यादा होते थे। 92 में जब ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने, जब भी 4 कैंडिडेट थे, राम जेठमलानी और वो एक थे साहब धरती पकड़ के नाम से प्रसिद्ध थे, क्या नाम था, जोगिंदर सिंह नाम था उनका। तो वो तो कोई भी चुनाव लड़ लेते थे, कोई चुनाव कैसा भी चुनाव, पता नहीं कितने चुनाव लड़े हैं उन्होंने, हर चुनाव लड़ा है, तो उन्हें धरती पकड़ कहते। तो वो जब से ये 1997 में 50-50 का प्रावधान किया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उसके बाद से अब बस 2 उम्मीदवार बचते हैं, एक लगभग जो सत्ता पक्ष जिसको रिप्रेजेंट करता है, एक जिसको विपक्ष करता है। लेकिन ध्यान रखना ये सैद्धांतिक तौर पर नहीं है, ये मैं व्यवहार में कह रहा हूं। तो 1997 से फिर ये 50-50 का प्रावधान हो गया। और यहां पर ये हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये 50 प्रस्तावक सदस्य है और 50 अनुमोदक है, ये कितने लोगों के लिए साइन कर सकते हैं। भाई एक व्यक्ति कितने लोगों के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, यानी वो जैसे कितने लोगों को जो उम्मीदवार बनने में उसका प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकता है। तो ध्यान रखना, जो प्रस्तावक या अनुमोदक है वो 1 से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, 1 पर ही करेगा। और अगर उसने कर दिया कि ले 1 पे भी कर दिया, दूसरे पे भी कर दिया, तो कौन सा वैलिड होगा? तो वो वैलिड होगा जो नामांकन पत्र पहले जमा हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो निर्वाचन अधिकारी के पास अपना जो फॉर्म सबमिट करके, फॉर्म भर के सबमिट करता है, तो निर्वाचन अधिकारी के पास करते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति ने 2 उम्मीदवारों के प्रस्तावक या अनुमोदक पर साइन कर दिए, तो जो पहले जमा हुआ है उस पर उसके साइन वैलिड होंगे और दूसरे पर वो वैध नहीं होंगे। और ये सारा चेक होता है जब फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो उसके सारे 100 के 100 जो कैंडिडेट साइन करने वाले हैं उनकी लिस्ट बनती है और वो देखा जाता है यही नाम रिपीट तो नहीं हो रहे हैं दोबारा। तो जो पहले में हो गया, अगर वो दूसरे में भी है तो फिर उसको उसका अनुमोदक या समर्थक नहीं माना जाएगा, 1 बार ही कर सकता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब आपने कह दिया कि ठीक है 50 आदमी कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं भी गांव के किसी भी 50 सदस्यों से साइन करा के पहुंच गए, तो वो भी नहीं है। क्योंकि प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। निर्वाचक मंडल का मतलब वो मतदाता होना चाहिए। आप कहोगे साहब मैं 18 वर्ष का हो गया, मतदाता तो मैं भी हूं, लेकिन आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता नहीं हो। और अगर मतदाता हो तो आप इस नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते, कर रहे हो तो छोड़ दो। जब आप ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य हो तो आपको ये नौकरी के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलो ये यहां तक मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब एक व्यक्ति कितने फॉर्म भर सकता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार 4 फॉर्म भर सकता है और जमानत राशि 15,000 है। 4 फॉर्म भर सकता है, जमानत राशि 15,000 है, जो कि 1 बार ही भरनी होती है, 1 बार, सिंगल बार। ये नहीं 15 चौके 60,000 नहीं भरेगा, 1 बार ही 15,000 जमा करानी होगी। जमा कहां होगी? कैश होगी, चेक होगी, या तो वो नकद रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दे, जहां फॉर्म जमा कराने गया है भर के, वहां पर 15,000 साथ दे दे, ये लो साहब 15,000 और ये फॉर्म सबमिट कर लो। या फिर जो वो फॉर्म है, नामांकन पत्र है, उसके साथ वो रसीद लगा दे जमा कराने की, साहब मैंने भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में जमा करा दिए पैसे, ये उसकी रसीद है, ये फॉर्म है, जमा कर लो। तो 4 नामांकन पत्र भर सकता है, 15,000 फीस है, यानी जो जमानत राशि है 15,000 है, और 15,000 1 बार ही जमा करानी है, 4 बार नहीं करानी है। नगद भी करा सकता है वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास, या वो उसकी रसीद प्रस्तुत कर सकता है कि मैंने भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में पैसे जमा करा दिए हैं, ये लो साहब रसीद। अब भाई फॉर्म को जमा कौन कौन करा सकता है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास, ये है रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक अधिकारी, इसके पास क्या कैंडिडेट खुद जाएगा फॉर्म भरने के लिए या फिर कोई और भी जा सकता है? तो इसमें यह नियम है कि निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित तिथि जो होती है उसके अंतर्गत वो अपना नामांकन पत्र जो भरना है उसको भर के
और 11 बजे से 3 बजे का टाइम होता है। संसद भवन में रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय होता है नई दिल्ली में, वहां पर जाएगा कौन उस फार्म को लेके? या तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खुद जाए, या उसके प्रस्तावक और समर्थक में से कोई भी उसको जमा कराए। तो या तो प्रस्तावक जमा करे, या समर्थक जमा करे, या खुद राष्ट्रपति। यानी इन 101 लोगों में से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का नामांकन पत्र भर के आ सकता है, जमा करके आ सकता है। साइन वाइन होंगे वहां तो सारे, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साइन हो पहले करा के ले जाओ। फॉर्म भरने की बात है, वो नामांकन पत्र दाखिल करने की बात है, तो वो इन 101 में से यानी खुद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और 100 वो लोग जमा करा सकते हैं। अब मान लो नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं, तिथि चली गई, नामांकन पत्र भर लिए, और उसके बाद किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा के सदस्यों या लोकसभा के सदस्यों में ऐसा कई बार हमने देखा, अपने राजस्थान में भी देखा है। तो वहां पर अगर नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और वो तिथि गई है, चली गई है, और उसके बाद किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहले तो यह किया जाएगा कि उसका नामांकन पत्र चेक किया जाएगा। पहले तो जिसकी मृत्यु हुई है उसका नामांकन पत्र अगर जांच में सही पाया गया कि हाँ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उस निर्वाचन को रद्द कर देगा, पूरे चुनाव को रद्द कर देगा, और इसकी एक रिपोर्ट बना के निर्वाचन आयोग को दे देगा। और निर्वाचन संबंधी जो सारी कार्रवाई है फिर नए सिरे से शुरू की जाएगी। जो भी ये सारी चीजें निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के सहयोग से निर्वाचन तिथि निर्धारित की जाती है उस हिसाब से। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि ऐसे जो उम्मीदवार है जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था, नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, और जब वो फॉर्म भरा उनका चेक भी हो गया था, उनका निर्वाचन नामांकन पत्र सही था, वैध था, वैलिड था, तो उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, किसी का वैध नहीं था तो वो उसको दोबारा भरने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उनको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। तो इतना काफी हो गया, थोड़ा सा यहां इसमें लिख लो, प्रस्तावक और अनुमोदक में लिखो 1997 से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 1997 से राष्ट्रपति लिख लो, राष्ट्रपति मत लिखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य किए गए हैं। नेक्स्ट, ध्यान रहे प्रस्तावक और समर्थक एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, और यदि वह एक से अधिक नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो केवल उस नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर मान्य होंगे जो सबसे पहले जमा कराया गया है। नेक्स्ट, प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होने चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है। इसके लिए जमानत राशि केवल एक बार ही 15,000 रुपए जमा करानी होगी। जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी इस पर आगे चर्चा करेंगे, पहले इसमें लिखो, एक बार ही 15,000 रुपए जमा करानी होगी, जिसे वह या तो नकद रूप में रिटर्निंग ऑफिसर के पास या निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करा सकता है, या नामांकन पत्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकारी खजाने में जमा की गई धनराशि की रसीद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, नामांकन पत्र निर्धारित तिथि के अंतर्गत संसद भवन नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के पास राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकों या समर्थकों में से किसी के द्वारा जमा किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास या निर्वाचन अधिकारी के पास राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकों या समर्थकों में से, या जो समर्थक मतलब अनुमोदकों में से
किसी के द्वारा जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और इसके बाद किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तथा उसका नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया है, तो देखो, अगर उसका नामांकन पत्र जांच में सही नहीं पाया गया तो फिर उसका, वो तो उम्मीदवार रहा ही नहीं, फिर हट गया, तो उसकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर उस निर्वाचन को रद्द कर देगा, पूरे चुनाव को रद्द कर देगा तथा इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को देगा। नेक्स्ट, या इसी में लिखो, तथा निर्वाचन संबंधी सभी कार्रवाइयां नए सिरे से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, लेकिन ऐसे उम्मीदवार जिनके नामांकन पत्र निर्वाचन को रद्द करते समय वैध थे, उन्हें नए नामांकन भरने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट,